हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। राइट टू इक्वलिटी का जो ग्रुप है ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक का ये ग्रुप है। टोटल 5 जो राइट इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं उसमें से आर्टिकल 14 है जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 15, 16 और 17 और 18 है जो राइट, ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे आर्टिकल 14 का जो कंसेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और अलग अलग आर्टिकल में क्या इसकी इम्पोर्टेंस बनती है, और ये जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 14 की जो इंट्रोडक्टरी स्कीम है जिसको हम कहते हैं कि आर्टिकल एज ए ग्रुप के तौर पे काम करता है। तो एज ए ग्रुप के तौर पे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये सारे मिलके, ये जो 5 राइट है मिलके, ये सारे राइट राइट टू इक्वलिटी में आते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पास, हमें पता है कि अलग अलग जो जजमेंट हैं या उसने ये हेल्ड किया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट ये राइट है, राइट टू इक्वलिटी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप इस राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर लेजिस्लेशन चाहती है कि इस राइट को, पार्लियामेंट चाहती है कि इस राइट को कुछ चेंजेस किए जाएं, तो इवन दे कैन नॉट चेंज दिस राइट टू इक्वलिटी बिकॉज दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बिकॉज दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी इस राइट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे जो कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की बात करता है। ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस आर्टिकल के बाद आर्टिकल 15 है जो कि प्रोहिबिशन करता है डिस्क्रिमिनेशन की कुछ ग्राउंड के ऊपर, जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर आप किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 416 है, ये बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 17 है जो बात करता है कि जो अनटचेबिलिटी है, वो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट है, उसकी प्रैक्टिस आप किसी भी फॉर्म में आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसको टोटली अबॉलिश कर दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 18 है जो बात करता है कि एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल को छोड़ के इंडिया में और भी कोई टाइटल आप नहीं लगा सकते, जैसे कि राजा महाराजा, ये टाइटल आप नहीं लगा सकते, ये इक्वलिटी की ही एक फॉर्म है। तो ये जो आर्टिकल 15 से लेके 18 तक है, ये कंसीडरिंग द कंडीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी के हिसाब से इनको अलग से इसमें डाला गया है। बट जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, दिस इज द बेसिक राइट एंड जनरल आइडिया दैट हाउ राइट टू इक्वलिटी इज गोइंग ऑन इन द इंडियन सोसाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ में ये कैसे काम करता है। तो आर्टिकल 14 की जो बेयर लैंग्वेज है वो कहती है कि स्टेट shall not deny to any person equality before the law and the equal protection of law within the territory of India। क्योंकि आर्टिकल 14 है, हेड है इस सारे आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी का, तो ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की बात करता है। और बाकी के जो आर्टिकल हैं 15, 16, 17 और 18, ये स्पेसिस्ट है, और या इनकी एप्लीकेशन एक्चुअली जो कंडीशनल या इंडियन सोसाइटी की कंडीशन को ध्यान में रख के वो इसकी एप्लीकेशन है वो बात करती है। तो इस आर्टिकल का जो सोर्स है वो ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन से लिया गया है। और भारत के संविधान की प्रियम्बल भी यही बात करती है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, जो कि कंक्रीट अफेक्ट देती है इस आर्टिकल को, क्योंकि भारत के प्रियम्बल में लिखा है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जो आर्टिकल 14 है ये इसको बात को कंक्रीट अफेक्ट देता है। तो बात हम आर्टिकल 14 के तक ही आज कन्फाइन करेंगे कि आर्टिकल 14 कैसे डेवलप हुआ, कैसे इसमें क्या क्या रूल्स हैं जो वो एप्लीकेबल होते हैं।
आर्टिकल 14 है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट का मिश्रण है। तो इस आर्टिकल में दो पॉइंट आते हैं। सबसे पहला जो हेड आता है वो आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये इंग्लैंड और डाइसी रूल ऑफ लॉ से ये प्रिंसिपल लिया गया है। दूसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि यूएसए की 40th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल की 40th अमेंडमेंट से इसको लिया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें आपसे एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि जो इक्वलिटी इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो कहाँ से लिया गया। इंग्लैंड एसी डाइसी रूल्स है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो यूएसए की 40th अमेंडमेंट में से लिया गया है। अगर आपको ये पूछा जाता है तो ये आपको अलग अलग ही इसका आंसर करना है, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो यूएसए से लिया गया, इक्वलिटी बिफोर वो एसी डाइसी रूल ऑफ लॉ से ये पैदा हुआ है। अब बात आती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 14 दिया गया है उसको क्लेम कौन कर सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक 1996 की जजमेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा क्लियरली क्लैरिफाई किया है कि जो इंडिया है, इंडिया कंट्री है, रूल ऑफ लॉ से गवर्न होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिए हैं हर ह्यूमन बीइंग के लिए, वो आर्टिकल 14 में दिए गए। आर्टिकल 14 में हर ह्यूमन बीइंग के लिए राइट दिए गए हैं। इसके बाद कुछ राइट हैं जो पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन को लिए हैं, वो आर्टिकल 15, 16 और 19 है। तो ये राइट इंडियन सिटीजन के लिए है। आर्टिकल 14 का राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो राइट है, ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए है, चाहे वो इंडिया का नागरिक है या नहीं है। तो आर्टिकल 14 है वो हर पर्सन के ऊपर, सिटीजन और फॉरेनर के ऊपर ये राइट अपना एप्लीकेबल करता है, कन्फर करता है। इसके लिए कोई भी क्लेम कर सकता है, चाहे वो फॉरेनर है चाहे वो, अगर किसी इंडियन का ट्रायल हो रहा है, किसी ने क्राइम किया है, तो वो क्राइम के ट्रायल जो इंडियन नागरिक के साथ सेम ट्रायल होगा, सेम ट्रायल ही फॉरेनर के साथ होगा। फॉरेनर को कुछ अलग से हार्श ट्रीटमेंट या कुछ अलग से सिस्टम नहीं दिया जाएगा, प्रोसीजर नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल 14 है ये ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन के ऊपर एप्लीकेबल है। और इसमें जो वर्ड दिया गया है द पर्सन, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, इस पर्सन की डेफिनेशन में आपकी लीगल पर्सन आता है, आपकी स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये सब इसमें आ जाएगा। तो बेसिकली इट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इस आर्टिकल के, जैसे मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं कि इसके दो लिम है आर्टिकल के, तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, द रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट। ये ब्रिटिश ट्रेडिशन से अडॉप्ट किया गया, इसको नेगेटिव कंसेप्ट कहते हैं। नेगेटिव क्यों कहते हैं कि स्टेट शैल नॉट डिनाई, नेगेटिव तौर पे इट डिनाई द स्टेट द पावर टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी बिटवीन इंडिविजुअल, चाहे कोई आदमी अमीर है, गरीब है, हाई रैंक है, लो रैंक है, स्टेट इसमें डिस्क्रिमिनेशन करेगी नहीं। एंड एवरी इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट। हर इंडिविजुअल को ऑर्डिनरी कोर्ट के थ्रू जो ट्रायल चलता है या जो लॉ ऑर्डिनरी कोर्ट के थ्रू प्रोसीजर चलता है उसी के अंदर आना पड़ेगा। तो दिस रेस्ट ऑन द रूल ऑफ लॉ, तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ है। ये डॉक्ट्रिन रूल ऑफ लॉ का प्रोफेसर एवी डाइसी ने अपनी वर्क 1885 में, जो उनका वर्क था लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको फ्रेंच में द ले प्रिंसेपी डी लिगेटी, इससे कंसेप्ट किया, इसको डेवलप किया गया, फ्रेंच वर्ड लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन से। इससे प्रोफेसर ए वी राइसी ने ये रूल ऑफ लॉ को डेवलप किया, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। डाइसी ने तीन जो पॉइंट हैं, तीन बेसिस होने हैं रूल ऑफ लॉ के, वो उसको डिस्क्राइब किया है कि सबसे पहले तो अगर आप कहीं कह सकते हो कि रूल ऑफ लॉ कहीं पे है, तो वो रूल ऑफ लॉ में सबसे पहले देखा जाएगा कि लॉ की सुपरमेसी है या नहीं है। आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए कि मेरी मर्जी से कोई फैसला नहीं होना चाहिए, जो लॉ कहता है वो सबसे ऊपर है। हर आदमी, हर मैन, एवरी मैन वो लॉ से गवर्न होगा, नॉट द विम्स
ऑफ दोज इन पावर, कि जो लोग पावर में है, सत्ता में है, उनकी मर्जी नहीं चलेगी, जो लॉ कहता है वो होगा। अगर कहीं पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है, सुपरमेसी ऑफ लॉ, तो ये प्रोफेसर एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ का पहला टेस्ट है, वो ओके होता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस। आपकी कोई भी क्लास, कोई भी आप ग्रुप के हो, आपको इक्वल प्रोटेक्शन या आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। चाहे आप गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट बाय इट्स ऑफिसर की अगर गवर्नमेंट है, या उसने कुछ क्राइम किया है, या और गवर्नमेंट के ऊपर आपने कुछ केस फाइल करना है, तो आपको ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ही, लैंड ऑफ लॉ के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए आपने अलग से लोग जो हैं वो अदालत बना रखी हैं। तीसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। एवरी एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी बैक्ड बाय एंड डन इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो रहा है, उसका जो बैकग्राउंड है वो कहीं आर्बिट्रेटनेस से नहीं आ रहा। उसका बेस है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी डिसीजन ले रही है, उसका बेस है वो लीगल बैकग्राउंड से होना चाहिए। तो अगर प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है, तो ये तीनों अगर टेस्ट होके हो जाते हैं, तो देर इज अ रूल ऑफ लॉ। तो अगर रूल ऑफ लॉ है, तो इट मीन्स ये इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इसमें हम नॉर्मली हम कहते हैं, स्टेशन के तौर पे हम कहते हैं कि नो वन इज अबव लॉ। बेसिकली आइडिया ये है। जैसे के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, जहाँ पे एक डेकोरेटेड नोबेल ऑफिसर का ट्रायल हुआ था, मर्डर के लिए कन्विक्ट हुआ था। उसको भी क्रिमिनल, ऑर्डिनरी जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके थ्रू ही उसको गुजरना पड़ा था, जैसे कि कोई दूसरा अक्यूज्ड है। उसका डेकोरेटेड नोबेल ऑफिसर की उसका रैंक है, उसके लिए कोई काम का नहीं था। पब्लिक सिंपथी थी, बट क्योंकि वो डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर है, इसके लिए अलग से कोई सेटअप किया गया ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑर्डिनरी कोर्ट या जूरी ने उसको फैसला दिया, उसी के थ्रू उसका ट्रायल हुआ। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस का सबको पता है। इसने भी कहा गया, इसने भी इस प्रिंसिपल को रीइंफोर्स किया कि पब्लिक ऑफिशियल है, चाहे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी है, वो लॉ की जुडिशरी से, स्क्रूटिनी से ऊपर नहीं है। ये दोनों केस, के एम नानावती और राजनारायण का केस, कोर आर्टिकल 14 को प्रेजेंट नहीं करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं। आर्टिकल 14 की जो इंटरप्रिटेशन होती है, वो अनवर अली सरकार वर्सेस रोयप्पा के जो केस है, इसमें जो प्रिंसिपल डेवलप होता है, इनसे आर्टिकल 14 की जो डेवलप है कंसेप्ट को समझा जाता है। So basically, they are used as a pedagogically to illustrate the rule of law idea underlying before the rule of law, not as a authority, as the classification or arbitrariness of the themselves. मतलब इन दो केसेस को हम पढ़ते हैं, बट सिर्फ एक आइडिया, बेसिक आइडिया लेने के लिए कि नो वन इज अबव द लॉ, उसको है। बट ये टेस्ट क्या है, उसके बाद जो करते हैं वो अनवर अली सरकार वर्सेस रोयप्पा के जो केसेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इन केसेस को, हम दोनों केसेस को बड़े ध्यान से देखेंगे। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, ये 1980 1952 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल ने एक लॉ पास किया 1950 में, जिसको स्पेशल कोर्ट एक्ट कहा गया, जिसके तहत कुछ सर्टन क्रिमिनल केसेस थे वो फास्टर हुए, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाले गए। उसमें आर्टिकल 5 क्लॉज 1 था, जो गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि गवर्नमेंट किसी भी केस को, किसी भी टाइप के ऑफेंस को स्पेशल कोर्ट को भेज सकती थी, सिर्फ एक ऑर्डर इशू करने थे। तो बेसिक प्रॉब्लम थी सेक्शन 5 क्लॉज 1 की, सेक्शन 5 स्पेशल एक्ट की। स्पेशल जो कोर्ट थी उसके फॉलोअर डिफरेंस थे कि अगर मान लो नॉर्मल सीआरपीसी प्रोसीजर के थ्रू ट्रायल चलता और स्पेशल कोर्ट का ट्रायल चलता, उसमें डिफरेंस ये थे कि कोई प्रीमियरली हेयरिंग बिफोर ट्रायल नहीं होती, कोई जूरी नहीं बैठती, अगर केस ट्रांसफर दूसरे जज को होता, कोई फ्रेश ट्रायल नहीं होता, पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता था एक से ज्यादा क्राइम के लिए, और वो उसका राइट टू रिवीजन था वो खत्म था। तो इस तरह के एक्ट में ये प्रोविजन थी, और सरकार के पास सेक्शन 5 क्लॉज 1 के तहत ये पावर थी कि वो किसी भी तरह के क्राइम को, ऑफेंस को, किसी भी टाइप के ऑफेंस को स्पेशल कोर्ट को भेज सकती थी। तो बेसिकली दिस पावर वाज विच वाज गिवन अंडर दिस सेक्शन, ये जो पावर थी ये आर्बिट्ररी पावर थी, अनलिमिटेड पावर थी। तो इस केस में अनवर अली सरकार और 49 जो अदर अक्यूज था, उसको आर्म अटैक के लिए
गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि इनका जो फास्ट ट्रायल किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के थ्रू। इसमें सरकार को कन्विक्ट किया गया, उसने चैलेंज किया और ये आर्गू किया कि ये ट्रायल था वो अनफेयर था। क्यों? क्योंकि ये केस उसका पिक एंड चूज किया गया था। उसको फास्ट ट्रायल में कोई रीजन नहीं था कि उसके केस को स्पेशल कोर्ट के पास क्यों भेजा गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एग्री किया और उसकी कन्विक्शन को कैंसिल कर दिया। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल देन अप्लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की 6/1 की मेजोरिटी ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया, अनवर अली सरकार ओनली जस्ट चीफ जस्टिस थे, उन्होंने डिसएग्री किया, बाकी सारे जस्टिस ने ये एग्री किया कि जो सेक्शन 5 क्लॉज 1 की पावर थी कि इंडिविजुअल केसेस को स्पेशल ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। इसको स्ट्रक डाउन करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 के तहत बहुत सी जो रीजनिंग थी वो दी थी। उसमें से कुछ की पॉइंट थे जो कि इक्वलिटी अप्लाई टू प्रोसीजर टू, नॉट जस्ट टू मेन केस। आपका सब्सटेंटिव लॉ बहुत अच्छा है, फेयर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा, वो ठीक है। बट आपका जो प्रोसीजरल ट्रायल है वो भी इक्वली ही अप्लाई होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रोसेस यूज टू ट्राई समवन मस्ट आल्सो बी इक्वल फॉर एवरीवन इन सिमिलर सिचुएशन। एक पर्सन को आप वर्स्ट ट्रायल में नहीं डाल सकते और दूसरे को दूसरे चार्ज ट्रायल में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आपने पिक एंड चूज किया है। तो ये पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि द लॉ कैन ग्रुप पीपल इनटू कैटेगरी बट ग्रुपिंग मस्ट बी सेंस। लॉ के तहत आप लोगों को, क्रिमिनल को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उस ग्रुप को कन्वर्ट करने का कुछ सेंस होना चाहिए, उस ग्रुप का कुछ सेंस होना चाहिए। आर्टिकल 14 ये कभी नहीं कहता कि हर नागरिक को एवरी लॉ टू ट्रीट एवरी सिंगल पर्सन एग्जैक्टली द सेम। हर लॉ में हर सिंगल पर्सन को एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट मिले, आर्टिकल ने 14 ने ऐसा कभी नहीं कहा। गवर्नमेंट कैन ट्रीट डिफरेंट ग्रुप डिफरेंटली। तो गवर्नमेंट डिफरेंट कर सकती है, बट ओनली अगर उसमें दो टेस्ट एप्लीकेबल होंगे गवर्नमेंट को ग्रुप बनाने के लिए। देर इज ए क्लियर रियल डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप गेटिंग स्पेशल ट्रीटमेंट एंड एवरीवन आल्सो। दो ग्रुप में अगर डिफरेंस कर रहे हैं तो उस दो ग्रुप का डिफरेंस बड़ा क्लियर होना चाहिए, रियल होना चाहिए कि क्यों डिफरेंस हो रहा है। और उस डिफरेंट, और सेकंड जो पॉइंट है कि उस डिफरेंट जो किया है, जो डिफरेंस किया जा रहा है, उसका उस लॉ का क्या पर्पज है। तो इन दोनों पॉइंट को बाद में हमने दो टेस्ट में इसको मतलब इस दो टेस्ट को हमने डेवलप थ्रू आउट द प्रेसिडेंट हुए। और ये दोनों जो कंसेप्ट इस केस में जो डेवलप हुए, वो सबसे पहला था इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। मतलब आपका जो डिफरेंट है वो क्लियर और रियल होना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंट डिफरेंशिया। रियल डिफरेंट, इंटेलिजेंट मतलब क्लियर। उसके बाद रैशनल नेक्सिस। एक्चुअली कनेक्शन क्या है, आपने जिस पर्सन को ग्रुप में बनाया और उस लॉ का क्या पर्पस है। तो रैशनल नेक्स्ट। तो ये दो टेस्ट, इंटेलिजिबल इंडिफरेंशिया और रैशनल नेक्सिस के दो टेस्ट थे। अगर आपने किसी को अनइक्वल ग्रुप में बांटना है तो आपको ये दो टेस्ट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्पीडी ट्रायल अलोन वाज नॉट गुड एनफ रीजन। लॉ सेड इट्स पर्पस वाज टू गिव स्पीडी ट्रायल। लॉ कहता है कि मेरा पर्पस है कि मैंने स्पेशल कोर्ट एक्ट इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को कुछ ट्रायल, कुछ लॉ को, कुछ ऑफेंसेस को स्पीड में ट्रायल करना है, उसमें जल्दी कन्विक्शन करनी है। बट कोर्ट सेड जस्ट स्टेटिंग द गोल इजंट सेम एज एक्सप्लेनिंग व्हाई सम केसेस। आपका गोल ठीक है, लॉ का ऑब्जेक्ट क्लियर है कि मेरे को इनमें स्पीड अप ट्रायल करना है, बट उस स्पीड अप ट्रायल के सिर्फ एनफ नहीं है, आपको दूसरा भी देखना पड़ेगा। कोई लॉ गिव नो क्राइटेरिया फॉर विच एक्चुअली नीड फास्ट ट्रायल। कि आपको फास्ट ट्रायल करना है ठीक है, बट क्यों करना है और किस लोगों के बीच में करना है, दैट इज टू बी क्लियरली मेंशन, जिसको हम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कहते हैं। सो द क्लासिफिकेशन डिडंट रियली एग्जिस्ट इन मीनिंगफुल वे, लेटिंग गवर्नमेंट पिक इंडिविजुअल केसेस विद रूल नोल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कि अगर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको हम कहते हैं कि रेफरिंग क्लासेस ऑफ केस, डिफाइंड कैटेगरी होनी चाहिए, इसको हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। सिंस इट इज लीस्ट एम्प्लाई सम काइंड ऑफ ग्रुपिंग रेफरिंग केसेस एनी सिंगल और इंडिविजुअल, गवर्नमेंट की मर्जी है किसी भी केस को उठाए स्पीड ट्रायल में दे दे।
तो दिस गेव गवर्नमेंट को ओपन एंडेड पावर, अनलिमिटेड पावर पिक एंड चूज की दे रही है, विद नथिंग स्टॉपिंग इट फ्रॉम आर्बिट्रेरी। तो अगर पिक एंड चूज की पावर है तो गवर्नमेंट को कोई नहीं रोक सकता कि उन्होंने ऐसी आर्बिट्रेशन पावर अगर यूज करी है तो किसी के साथ अगर अनफेयर भी करना है तो गवर्नमेंट को स्पीड कर सकते हैं। दिस पार्ट वाज स्ट्रक डाउन। तो सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ स्पेशल कोर्ट एक्ट वाज स्ट्रक डाउन। इट डजंट मैटर वेदर गवर्नमेंट मीन टू डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी पर्सन को जिसको ये लग रहा है कि उसको ये उसके साथ अनफेयर हुआ है, तो उसको अनफेयर इंटेंशन गवर्नमेंट की प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ ये बताना है कि एक्चुअल जो अफेक्ट है उसका अनइक्वल ट्रीटमेंट हो गया। कि उसको ये नहीं बताना कि गवर्नमेंट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसको ये बताना है कि अगर मैं अनट्रीटमेंट में हूं या मेरे को आर्टिकल 14 की वायलेशन हो रही है, तो उसकी वायलेशन का अनइक्वल ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है। गवर्नमेंट की इंटेंशन बताने की जरूरत उसको नहीं है। गुड इंटेंशन डज नॉट सेव बैड लॉ। सरकार की इंटेंशन सेव हो अच्छी हो सकती है कि मेरे को स्पीड अप करना है, विक्टिम को जल्दी से इंसाफ दिलाना है, बट उस इंसाफ के चक्कर में अगर आप आर्टिकल 14 की वायलेशन नहीं कर सकते। इसमें जस्टिस बॉस की यूनिक अप्रोच थी। उन्होंने एक टेक्निकली टेस्ट, जो कि हम रीजनेबल या रैशनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जस्टिस बॉस ने कहा कि अगर आप कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाट फेयर माइंडेड और अनबेस्ड पीपल, अगर अनबयास्ड पीपल अगर ये सोचें कि क्या ये ट्रीटमेंट इक्वल है, क्या ये ट्रीटमेंट फेयर है, अगर क्या इस तरह की डेमोक्रेसी में ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इफ नॉट द लॉ फॉल्स अंडर आर्टिकल रिगार्डिंग हाउ क्लेवरली इट्स फ्रेम्ड। तो जस्टिस बोस कहते हैं कि बजाय हम इतना टेक्निकल जाएं, हम ये पूछ सकते हैं वो जो मतलब फेयर की, वाकई ये फेयर है, क्या ये इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है, फेयर ट्रीटमेंट दे रहा है। अगर वो कह रहा है तो ठीक है, तो ठीक है। अगर वो कह रहा है कि नहीं ये फेयर नहीं लग रहा, तो ये आर्टिकल 14 की वायलेशन है। इसमें चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री उन्होंने डिसएग्री किया था मेजोरिटी ऑफ डिसीजन। उनका कहना था कि जो वर्ड केसेस हैं शुड बी ट्रीट टुगेदर विद द लॉस स्टेटेड पर्पस पीडिया ट्रायल। कि जो केसेस वर्ड इस एक्ट में दिए गए हैं, इसको हम अगर स्पीडिया ट्रायल के पर्पस से देखें तो ये अनलिमिटेड पावर गवर्नमेंट की नहीं बताता। तो कोर्ट जनरली ट्रस्ट द गवर्नमेंट हैज गुड रीजन। तो कोर्ट्स को गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स आर doing good for their citizen or its classification unless there is a clear proof it was misused। जब तक आपके पास मिसयूज का क्लियर प्रूफ नहीं है तो ये केस ठीक है। आल्दो जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने इसके साथ डिसएग्री किया था, बट 6 की मेजोरिटी के साथ ये जो सेक्शन 5 क्लॉज 1 है ये स्ट्रक डाउन हो गया था। और इसमें दो टेस्ट, इंटेलिजिबल इंडिफरेंशिएटिया और रैशनल नेक्सिस, इनको डेवलप किया गया था। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, इसको इसको अमेरिका के 14th अमेंडमेंट से लिया गया। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इट मींस इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। वो नेगेटिव था। नेगेटिव क्यों था? कि वो स्टेट को डिनाई करता। पॉजिटिव क्यों था? वो कहता है कि सबको, ये फॉरवर्डिंग है। फॉरवर्डिंग मतलब ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ऑल पर्सन हैव अ राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड द लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय लॉ। लॉ मस्ट इम्प्लाई फेयरली टू ऑल द पर्सन। बट अगर कहीं रीजनेबल बेसिस है क्लासिफिकेशन, तब वो क्लासिफिकेशन बेसिस होना चाहिए। लेजिस्लेशन को दो अलग ग्रुपों को डिफरेंटली ट्रीट कर सकती है, बट उस ट्रीटमेंट में रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए था। तो अगर दोनों की इकट्ठे बात करें तो टू लिम डू नॉट गारंटी एब्सोल्यूट इक्वलिटी अमंग ऑल द पर्सन। चाहे हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करें या इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें, ये दोनों लिम अगर ये कहीं पे भी ये नहीं कहते कि हर हालत में हर पर्सन को इक्वली ट्रीट मिलना चाहिए। फिजिकली इम्पॉसिबल है ये चीजें। हर बंदे के अलग, हर क्राइम के अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट इसमें आर्बिट्रेरीनेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो लॉ में ना उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आर्टिकल फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो ये कोटेशन आपको याद रखनी है, फॉरबिड क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। गवर्नमेंट क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकती है।
डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो जो ट्रेडिशनल टेस्ट है अथॉरिटेटिवली लेड डाउन राम कृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस आर तेंदुलकर। इसमें इस टेस्ट को क्लियरली डिफाइन किया गया था कि टू कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन द क्लियर लॉजिकल डिस्टिंक्शन विच सेपरेट पर्सन ग्रुप टुगेदर फ्रॉम दोज लेफ्ट आउट। तो अनवर अली के केस को बाद ये इसको केस को रामकृष्ण डालमिया के वाले केस को डालमिया केस के नाम से जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ डालमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इंटेलिजेंट डिफरेंशिएटर को बड़ा क्लियरली कहा गया था। रैशनल नेक्सस डिफरेंशियलिया मस्ट बी रैशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट सॉट अचीव्ड बाय द स्टैट्यूट। केस के ब्रीफ फैक्ट क्या है कि रामकृष्ण डालमिया थे हेल्ड ए स्टैट्यूट में इटसेल्फ स्पेसिफाई क्लास टू विच इट अप्लाई आइदर मेथड इज वैलिड प्रोवाइडेड टू ट्विन कंडीशन आर। अगर ये दो कंडीशन आपकी मिल रही हैं तो आपका मिल। ब्रीफ केस क्या था कि गवर्नमेंट ने जस्टिस एस आर तेंदुलकर को अपॉइंट किया था फाइनेंशियली रेगुलेटर। बिजनेसमैन थे आर के डालमिया, बड़े बहुत तगड़े बिजनेसमैन थे इंडिया के। उनने फाइनेंशियल रेगुलेटरी के खिलाफ जो इंक्वायरी हुई थी उसके लिए जस्टिस एस आर तेंदुलकर को अपॉइंट किया था। उन्होंने इंक्वायरी को चैलेंज किया था कि स्पेशली उनको टारगेट किया जा रहा है। अब आर्टिकल 14 की वायलेशन है क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली इनको पिक एंड चूज किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि क्लासिफिकेशन पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ फाइनेंशियल मिसकंडक्ट रीजनेबल है, इट वाज क्लियर बेसिस, क्योंकि फ्रॉड के बेसिस पे इतना बड़ा देश का बिजनेसमैन है, अगर कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी आ रही है कोर्ट ने उसको मतलब गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से कोई अपॉइंट किया है जस्टिस एस आर तेंदुलकर को इंक्वायरी के लिए, तो दिस इज अ रीजनेबल बेसिस। और इसका नेक्सस है कि प्रोटेक्टिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। आर्टिकल 14 डज नॉट रिक्वायर आइडेंटिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। आर्टिकल 14 कभी नहीं कहता कि आपको आइडेंटिकल ट्रीटमेंट देना है, ये कहता है कि आप उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट आप क्लास लेजिस्लेशन की बजाय आप रीजनेबल लेजिस्लेशन कर सकते हो। अब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रीजनल नेक्सस को मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए थेफ्ट है, उस थेफ्ट का अमाउंट कितना है 10,000, 10 के उसका अमाउंट है। अब लॉ कहता है अबव 10,000 कन्विक्शन है। ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 6 मंथ। बिलो 10,000 या अप टू 10 या बिलो 10,000 जो के है वो कन्विक्शन है, वो 3 मंथ की है। अब कोई आके बोले कि इसमें तो वायलेशन होगी, क्यों वायलेशन होगी, क्यों? क्योंकि थेफ्ट तो थेफ्ट है। इसमें आपने क्या इसमें अलग आ रहा है? इसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या है अमाउंट का, 10,000, अबव 10,000 और बिलो यार। अब इसमें इंटेलिजिबल क्या है? इंटेलिजिबल ये है कि ये जो अमाउंट है ये क्लियर है, मैं इसको समझ पा रहा हूं, मैं इसका डिफरेंस समझ पा रहा हूं कि हाँ ये अमाउंट है। 10,000 की अगर चोरी करी है तो कन्विक्शन, अगर 10,000 के ऊपर के अमाउंट की चोरी है तो 6 महीने की कन्विक्शन है, अगर बिलो है तो 3 महीने की कन्विक्शन है। तो ये इंटेलिजिबल डिफरेंशियल बड़ा क्लियर दिख रहा है मेरे को। अब जो सेकंड टेस्ट है वो कह रहा है कि इस टेस्ट को आप सिर्फ इस बात से कि आपका ये है तो आपका ये आर्टिकल 14 की अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ, पेंडिंग, इसको हम कर देते हैं। अब वो सेकंड टेस्ट कहता है कि रैशनल नेक्सिस। नेशनल नेक्सिस क्या है, क्यों लॉ ने ऐसा किया? लॉ ने इसको ऐसा इसलिए किया कि अगर 10,000 के नीचे की प्रॉपर्टी है, वैल्यू है, उसका इकोनॉमिकली इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अबव 10,000 की जो वैल्यू की प्रॉपर्टी है उसका इकोनॉमिकली जो जो इंपैक्ट है वो ज्यादा है। तो ये जो सेकंड टेस्ट है ये ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ को डिफाइन करता है। अगर लॉ कहता है कि मैं इसको इसलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूं क्योंकि इसमें अमाउंट 10,000 है, और जो 10,000 का अमाउंट है वो उतना इंपैक्ट नहीं करता जितना कि 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी का थेफ्ट का इंपैक्ट करता है। तो इसका रैशनल नेक्सस भी क्लियर है, इसका डिफरेंशिएट इंटेलिजेंट डिफरेंशिएट भी क्लियर है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं।
अब दूसरी एग्जांपल हम मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स ने अभी स्लैब बना दिए हैं कि जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उसके अलग अलग परसेंटेज है कि जिसकी जितनी परसेंटेज ऑफ इनकम है उतना उसको देना है। तो कोई बंदा ये कहता है कि मैं इनकम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों डिफरेंट स्लैब्स हैं। अब ये क्लासिफिकेशन तो बड़ी क्लियर है कि 20 लाख के नीचे आपकी जो 20% आपको टैक्स देना है। अब 20 लाख इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना है। तो ये आपका डिफरेंशिएट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, बड़ा क्लियर है कि आपका अमाउंट क्लियर है, आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है कि जिसकी आमदन ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स देने में तकलीफ नहीं होगी। अब जिसकी आमदन कम है उसको ज्यादा टैक्स देने में तकलीफ होगी। तो इसीलिए तो दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी रियल एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन, रैशनल है इसके पीछे। तो इसी दो टेस्ट के बीच में अगर कोर्ट या मतलब कोई ऐसा सरकार फैसला करती है, दो ग्रुप के बीच में ग्रुपिंग करती है, तो ये वायलेशन आर्टिकल 14 की नहीं है। इसके कुछ केसेस हैं, फाउंडिंग केसेस ऑन क्लासिफिकेशन, चरणजीत लाल वर्सेस चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी का था, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी बॉम्बे में। इस कंपनी की मैनेजमेंट में सीरियस प्रॉब्लम हुई, मिसमैनेजमेंट थी, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी, कंडक्ट प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड द कंपनी। सिचुएशन इतनी बिकम हो गई सीरियस कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक्ट बनाना पड़ा, सोलापुर स्पिनिंग एंड विनिंग इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, जिसको बाद में एक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया गया। पूरी की पूरी इस कंपनी की मैनेजमेंट को सरकार ने अपने कंट्रोल के लिए ले गया और स्पेशल रिस्ट्रिक्शन इसकी मैनेजमेंट के ऊपर लगा दी। अब चरणजीत लाल चौधरी जो कि शेयर होल्डर थे, उन्होंने इस लेजिस्लेशन को चैलेंज किया कि बहुत से पॉइंट उन्होंने आर्गू किए। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 14 की वायलेशन है, क्योंकि हमारी ही कंपनी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। उनका आर्गुमेंट क्या था? आर्गुमेंट वाज, व्हाई शुड दिस लॉ अप्लाई ओनली टू शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी? देर आर मेनी अदर्स कंपनी, इज डिस्क्रिमिनेशन, और भी कंपनी है जहां पे मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो रही है, वहां क्यों नहीं, हमारी कंपनी क्यों सिलेक्ट कर गया? दिस इज द वैलिड क्वेश्चन, ये हमें समझने के लिए बड़ा अच्छा केस है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि भाई बॉम्बे में और भी कंपनियां हैं, बॉम्बे के अलावा देश में और भी कंपनी है जहां मिसमैनेजमेंट हो रही है, फाइनेंशियल रेगुलेटरी हो रही है, तो मेरी ही कंपनी को क्यों टारगेट किया गया? दिस वाज द आर्ग्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया आइडिया को, मियरली बिकॉज लॉ अप्लाई टू वन कंपनी इट ऑटोमेटिकली वायलेटर। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टांसेस डिस्टिंग्विश करते हैं कंपनी को अदर से, कंपनी कैन कॉन्स्टिट्यूट ए लेजिटिमेट क्लास। बाकी कंपनियां हैं, बाकी की रेगुलेटरी या मिसमैनेजमेंट नहीं सामने आ रही, उसकी सामने आ रही है, उसकी दिख रही है, तो वो ये मिसमैनेजमेंट फ्रॉड है, ये उसको बाकी कंपनियों से अलग करता है। दिस इज अ डिफरेंशिएट लेस्टिमेट डिफरेंशिएटर। तो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? कोर्ट एसेंशियली सेड ए क्लासिफिकेशन कैन कंसिस्ट ऑफ इवन वन पर्सन और वन आइडेंटिटी इफ देयर इज सफिशिएंट बेसिस फॉर डिस्टिंग्विश द पर्सन और आइडेंटिटी फ्रॉम, सो वन इज नॉट ऑटोमेटिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब वो ये नहीं कह रहा कि एक मेरी कंपनी ए है और प्लस बी में, इसको दो ग्रुप में बांटो। अब वो ए कंपनी के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन वन यूनिट कैन बी ए डिस्टिंग्विश आइडेंटिटी फ्रॉम द अदर्स। कंपनी एक है बट उसमें रेगुलेटरी या दूसरी चीजें हैं, वो उसको दूसरी कंपनी से लगा रही हैं, तो इस वजह से एक कंपनी की क्लासिफिकेशन अलग से की जा सकती है। अब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की कुछ मैं प्रैक्टिकल जो लॉ की एग्जांपल्स हैं वो आपको बता देता हूं कि लॉ आर्टिकल 14 डज नॉट रिक्वायर एवरी लॉ टू अप्लाई आइडेंटिकल टू ऑल द पर्सन। लॉ में क्लासिफाई पीपल इनटू ग्रुप्स प्रोवाइडेड द क्लासिफिकेशन फाउंडेड ऑन ए क्लियर डिफरेंशिएट विद रैशनल एक्सेस टू द स्टैट्यूट सब्जेक्ट। जैसे हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन, वर्किंग वुमेन तो सारी हैं, वर्किंग वुमेन ऑल। क्लासिफिकेशन क्या है? वर्किंग वुमेन प्लस प्रेग्नेंट, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है।
प्रेग्नेंट वर्किंग वुमेन और वर्किंग वुमेन में इसको क्लासिफाई कर दिया गया। इसका डिफरेंशिया क्या है? एम्प्लॉयड और एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड। वो वर्किंग है और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं चाइल्ड को, दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। सो दे, उनका नॉर्मल वर्किंग वुमेन से इंटेलिजिबल डिफरेंस क्या है कि वुमेन है, काम कर रही हैं, दोनों वुमेन है काम कर रही हैं, बट एक का डिफरेंस दूसरी से क्या है कि एक काम भी कर रही है और उसको बच्चे को जन्म भी देना है। तो इसका रेशनल क्या है? रेशनल क्या है कि प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट राइट ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन, नॉन वर्किंग वुमेन एंड मेन आर एक्सक्लूडेड एंड दे नॉट श्योर द सेम बायोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी में आता है। रिजर्वेशन पॉलिसी में क्लासिफिकेशन क्या है? एससी एसटी ओबीसी क्लासेस आती है। डिफरेंशिया क्या है कि हिस्ट्री में जो उनको डिसएडवांटेज हुए हैं, सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, उनकी डिफरेंशिया है। क्लासिफिकेशन एससी एससी एसटी बीटी में कर दी। रैशनल क्या है कि प्रमोट करना है सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी को। इनकम टैक्स की मैं आपको एग्जांपल दे ही चुका हूं। क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन इनकम टैक्स लेवल है। डिफरेंशिया क्या है? इंडिविजुअल अर्निंग डिफरेंट अमाउंट है कि अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मैं ज्यादा टैक्स पे कर सकता हूं, मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं कम करा रहा हूं तो मैं कम टैक्स पे करूंगा, क्योंकि मेरे को अपनी जीविका भी चलानी है। इसी तरह से प्रोटेक्टिंग ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्लासिफिकेशन क्या है कि वुमेन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, इनका डेफिनेशन क्या है? स्टैटिकली ग्रेटर वल्नरेबिलिटी टू द डोमेस्टिक अब्यूज। जो घर में रह रही हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा डोमेस्टिक अब्यूज हो रही हैं। उसका रैशनल टारगेटेड लीगल एंड रियल रेमेडीज। इसी तरह से फैक्ट्री एक्ट 1948 के एग्जांपल ले लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन क्या है? वर्कर्स इन फैक्ट्री, ये क्लासिफिकेशन है। डिफरेंशिया क्या है? पर्सन वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, उनका रैशनल रेगुलेटिंग वर्क कंडीशन एंड सेफ्टी। अब जो हजार्डियस हजार्डियस में काम करता है और नॉर्मल फैक्ट्री में काम करता है, उसमें फैक्ट्री एक्ट के तहत उसको रेस्टार, ठीक है जी, उसकी लीव्स, उसकी सैलरी अगर डिफरेंशिएट हो रही है तो दिस इज नॉट आर्टिकल 14 की वायलेशन नहीं है, क्योंकि ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है और इसका रैशनल एक्सेस है। इसके अलावा कुछ और भी जो केसेस हैं, आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केसेस हैं। फैक्ट क्या था कि इस केस के फैक्ट क्या थी? एक स्पेशल बियरर बॉन्ड एक्ट 1981 एक पास किया गया था। इस टैक्स में क्या था कि इसमें ये बोला गया था कि आप इस बॉन्ड के थ्रू अपना पैसा, आप बॉन्ड ले सकते हो, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये बॉन्ड लेने के लिए आपने बेसिक ये पैसा कहाँ से लाया बेसिकली। तो ये एक ब्लैक मनी को वाइट करने का गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव था। तो इसको चैलेंज किया गया आर के गर्ग के द्वारा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर मैं सही तरीके से अपना टैक्स दे रहा हूं, तो जो लोग ब्लैक मनी रख रहे हैं वो इस बॉन्ड के थ्रू अपनी वाइट कर रहे हैं, वो एक डिफरेंशिएट कर रहा है और ये आर्टिकल 14 की वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक्ट वाज अपहेल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन हु वुड बी बेनिफिट वाज नॉट आर्बिट्रेरी, ये आर्बिट्रेरी नहीं है, ये लेस्टिमेट इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव है। लेस्टिमेट इकोनॉमी क्या है कि अगर ब्लैक मनी घरों से निकल के इकोनॉमी में आएगी, इकोनॉमी रन होगी। सोशल ऑब्जेक्टिव है ब्लैक मनी को बाहर निकालने का, तो इस वजह से स्पेशल बियरर बाउंड एक्ट है वो अनरीजनेबल नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। कोर्ट ने फेसिस किया कि जो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन है उसको ज्यादा हमें देखना है कि अगर पैसा ब्लैक मनी बाहर आएगा तो देश की तरक्की होगी। इसी तरह से डीएस नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम इशू किया था 25 मई 1979 को, जिसने पेंशन के फॉर्मूला, पेंशन कैलकुलेशन के फार्मूला को लिबरलाइज किया था। अब नए फार्मूला में कुछ इंट्रोड्यूस किया गया और भी बहुत सारी चीजें थी। अब उसमें कहा गया कि जो बेनिफिट है अगर नई कैलकुलेशन के हिसाब से करो तो पेंशन ज्यादा ही बन रही थी नई फार्मूला के हिसाब से। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सर्विस को 31 मार्च 1979 से पहले के और 1979 के बाद के जो रिटायर हुए हैं उसमें इनको डिफरेंस किया गया था कि 1979 के बाद के रिटायरमेंट के ऊपर जो है नया फार्मूले से कैलकुलेशन करी जाएगी पेंशन की। तो इसको चैलेंज किया गया था। मतलब ओल्ड पेज दो कैटेगरी बनाई गई थी कि हु रिटायर्ड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट 1979 से उसको ओल्ड पेंशन फार्मूला से पेंशन मिलेगी, और जो 1979 के बाद है उसको लिबरलाइज पेंशन मिली जाएगी। तो इस डिस्टिंक्शन को चैलेंज किया गया आर्टिकल 14 में।
व्हाट वाज द मेन क्वेश्चन? मेन क्वेश्चन क्या था कि कैन गवर्नमेंट डिवाइड पेंशनर इनटू क्लासेस मेयरली बेसिस वेदर दे रिटायर्ड और बिफोर? क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट है डेट ऑफ रिटायरमेंट को लेके? अगर वो क्लासिफाई कर रही है दो पेंशनरों के, ग्रुप ऑफ पेंशनरों के बीच में, क्या ये वैलिड है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को अलाउ कहा और ये कहा कि जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड सोलली ऑन द स्पेसिफाइड रिटायरमेंट डेट वाज आर्बिट्रेरी एंड वायलेटेड आर्टिकल 14। वायलेटेड क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये दो टेस्ट पूरे नहीं कर रही। सबसे पहले इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, रियल बेसिस होना चाहिएगा कि क्यों है, क्यों दो लोगों को आपस में ग्रुप में बांटा गया। रैशनल नेक्सस नहीं है। Court emphasizes that mere just casual connection between the basis of classification legislation और एग्जीक्यूटिव जज। सर वे कैजुअल कनेक्शन है, कोई रियल नहीं है कि क्या किस रीजन के साथ इनको डिफरेंशिएट, पुराने वालों को ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनको पेंशन कम मिलेगी, पुराने फार्मूले से मिलेगी? नए रिटायर होने वालों ने ऐसा क्या किया कि उनको नए फार्मूला से पेंशन मिलेगी? तो कोर्ट ने टेस्ट अप्लाई किया क्लासिफिकेशन की जो 1979 से पहले रिटायर हुए हैं, जो 90 मार्च से पहले बाद में रिटायर हुए। गवर्नमेंट had liberalized the pension formula because existing pension was inadequate to provide a sufficient economy in the old age। गवर्नमेंट के क्लासिफिकेशन का क्या बेस था कि जो एग्जिस्टिंग लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से पेंशन इकोनॉमिकली ओल्ड एज में सस्टेन करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, डिक्लाइनिंग परचेजिंग पावर हो रही है, रीजन सपोर्टिंग की इस तरह की इस वजह से करी गई है। अब इसमें अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है तो उसमें उस पर्सन के लिए भी बढ़ेगी ना, जो 1970 से पहले का है, बिफोर है और आफ्टर है, दोनों के लिए बढ़ेगी। 1979 से दोनों के लिए महंगाई तो पूरी बढ़ेगी ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए इक्वली इंक्रीज। तो कहां है डिफरेंस? तो प्रॉब्लम इज हाउ डज द रिटायरिंग 1979 मार्च 1979 से पहले कि वो जो उनसे उनको कैसे रिटायर है? तो इसका कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं था। तो टू पर्सन हैड सर्व गवर्नमेंट, दो लोगों ने बराबर काम किया गवर्नमेंट में, दोनों पेंशनर बन गए। पेंशनर के रूल सेम होने चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक, अगर एक के लिए लिविंग कॉस्ट एक एक जो 1979 से पहले का उसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग सेम है तो दूसरे के लिए भी सेम है, तो ऐसा कोई डिफरेंशिएट गवर्नमेंट नहीं बता पाई। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट डिड नॉट हैव एनी रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ लिबरलाइजिंग द पेंशन। नो रैशनल नेक्सस, आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन, आर्टिकल 14 की वायलेशन। Court specifically held that the dividing pensioner between two classes on the basis of a specified date was devoid of any rational principle, arbitrariness, unrelated to the object of liberalized pension। तो इसको स्ट्रक डाउन किया गया। अब उसके बाद एक और केस है, 2016 का केस है, राजवाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 को इन्होंने अमेंड किया, जिसमें कहा गया कि अगर आपको पंचायत के इलेक्शन लड़ने हैं तो पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल जिसमें 10 साल की सजा अगर वो है तो वो डिस्क्वालीफाई है। जिसका कोई सोसाइटी या बैंक का लोन देने वाला पड़ा है वो जिसने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे की है वो भी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये 5 तरह की डिस्क्वालिफिकेशन है वो सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की। और इसमें मिनिमम 10 साल, मतलब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जर्नल के लिए 10th पास होना चाहिए, एससी के लिए, वुमेन के लिए 8 पास होना चाहिए, एससी के लिए 5 पास होना चाहिए। तो और घर में एक फंक्शनल टॉयलेट होना चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो आप पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसको चैलेंज किया गया कि ये आर्बिट्रेरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऑब्जेक्ट है कि एजुकेटेड लोग आए, रीजनेबल रिप्रेजेंटेटिव हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो नेसेसरी है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पढ़ने के लिए। अगर पंचायत को गवर्नमेंट कोई सर्कुलर या गाइडलाइंस देती है तो ये नेसेसरी है उसको पढ़ने के लिए, लीगल प्रोसीजर है। टॉयलेट अलाइनमेंट विद सिचुएशन, सैनिटेशन होना चाहिए जो कि स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा भी है। तो इस तरह से ये जो डिस्क्वालिफिकेशन लगाई गई है ये अनरीजनेबल नहीं है, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। सुनील जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का एक अलग केस है 1984 का, जिसमें हरियाणा ने एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए सीट रिजर्व करी थी जो 8th क्लास तक रूरल एरिया में पढ़े थे, उनके लिए एमबीबीएस में सीट रिजर्व थी।
इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर कोई बच्चा 8th क्लास तक पढ़ रहा है तो सबका सिलेबस वो है, वो सेम होता है, सबका इंटेलेक्चुअल लेवल सेम होता है, तो उसको आगे जाके एमबीबीएस में सीट रिजर्व करने का कोई मतलब नहीं होता। एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिराजा, 1981 का केस है। इसमें जो सर्विस रेगुलेशन थी कि अगर एयर होस्टेस ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट है अपॉन हर फॉर प्रेगनेंसी, तो उसकी एयर एस की जॉब थी वो चली जाती थी। या वो सर्विस के 4 साल के दौरान जो अगर मैरिज कर लेती थी तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल बताया और इसको स्ट्रक डाउन किया। However, differential treatment ages for air hostess versus male cabin crew upheld as founded a reasonable classification linked to the different requirement। कि हाँ, अगर आप मेल क्रू को ज़्यादा या कम समय के लिए रखती है, फीमेल क्रू को ज़्यादा या कम समय के लिए रखते हैं, वो एक डिफरेंस हो सकता है, बट ये कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर एयर होस्टेस ने 4 साल में शादी कर ली या वो प्रेग्नेंट होगी तो आप उसको एयर होस्टेस की जॉब से हटा दोगे। इसी तरह से इंदिरा साहनी वाले केस को सब जानते हैं कि मंडल कमीशन का केस है, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 14 क्लॉज 1 केस है, जिसमें 9 बेंचेस जज ने एक्सटेंसिवली आर्टिकल 14 की इक्वलिटी के प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। और ये हेल्ड किया क्या कि रिजर्वेशन है, इसकी एक्सेप्शन नहीं है, बट एन but in stance and equality upheld 50% ceiling on the reservation as flowing from a reasonable requirement inherent in article 14 और 16। मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ केस, स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, सेक्शन 303 आईपीसी को मैंडेट डेथ पेनल्टी की अगर कि कोई पर्सन जिसने जो ऑलरेडी लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहा है उसने अगर मर्डर कर दिया, मर्डर ट्रायल उसका हो रहा है, तो उसको मैंडेटरी डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो इसको गवर्नमेंट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि कोर्ट के पास जुडिशली डिस्क्रिशन होनी चाहिए कि उसको डेथ पेनल्टी होगी या नहीं। आप मैंडेटरी वर्ड यूज नहीं कर सकते कि जो ऑलरेडी हुआ सर्विंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर उससे डेथ होती है, ऐसा का मर्डर होता है किसी से, किसी का मर्डर करता है तो उसको मैंडेटरी डेथ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वाइड है। मैंडेटरी डेथ सेंटेंस वाज आर्बिट्रेरी एंड अनजस्टिफिकेशन, तो इस क्लासिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने था वो खत्म कर दिया था। तो मिठू का जो केस है वो यूजफुल ब्रिज केस है। ये बताता है कि क्लासिफिकेशन टेस्ट बीइंग टू स्ट्राइक डाउन और प्रोविजन फॉर आर्बिट्रेरीनेस एंड सेंटेंसिंग। अब हमने पूरा यहाँ पे दो टेस्ट को समझा है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और उसके बाद हमारा दूसरा टेस्ट था रीजन रैशनल या रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इन दो टेस्ट के ये हमें बताते हैं ग्रुप बिटवीन अमंग पर्सन, या एक के अमंग दूसरे को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जो कि न्यू डॉक्ट्रिन हम जिसको कहते हैं कि इक्वलिटी एज एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस को हम कैसे भूल सकते हैं। बिफोर 1974 आर्टिकल 14 को कंप्लीटली एंटायरली रीजनेबल क्लासिफिकेशन के टेस्ट के थ्रू ही समझा जाता था। फंडामेंटली ये जो दो क्लासिफिकेशन टेस्ट थे, इंटेलिजिबल और रैशनल, ये कंपैरेटिव स्टडी करते थे, कंपैरेटिव एक्सरसाइज थी और रिक्वायरिंग टू ग्रुप टू कंपेयर। दिस वर्क वेल फॉर द स्टैट्यूट क्रिएटिंग क्लासेस। ये उनके लिए ठीक है जहां पे लॉ ऐसे डिफरेंशिएट क्रिएट करें, दैट टेस्ट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट वहां क्या, जहां के कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है एट वन इंडिविजुअल, जहां पे सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है और वो एक ही इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, जहां पे कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती जिसके साथ हम कंपेयर कर सकें, तो इसके लिए ईपी मोरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एआईआर 1974 का केस है। आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी ट्रांसफर को चैलेंज किया। जस्टिस भगवती ने ये रीफॉर्मुलेट किया कि व्हाट इक्वलिटी मींस एट ए मोर फंडामेंटल लेवल। टेस्ट ठीक है, टेस्ट कंपैरेटिवली ठीक है कि आप एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग कर रहे हो, बट यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल है और ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट आ रहा है तो उसमें क्या करोगे।
तो उसके लिए जस्टिस भगवती ने रीफॉर्मुलेट किया इक्वलिटी मींस कि उसको मोर फंडामेंटली हम कैसे दे सकते हैं कि ये इक्वलिटी है वो डायनेमिक कंसेप्ट है विद मैनी एस्पेक्ट एडवांटेजेस। इक्वलिटी डज नॉट मीन unequal treatment among two person true groups. It has a many dynamic concept with many aspects and dimensions. We have to look all the things as a whole that can be cribbed, cabined, confined with traditional and doctrinal limitation. तो जस्टिस भागवती का ये कहना था कि और भी बहुत चीजें हैं जो इक्वलिटी को डिफाइन करती हैं, हम सिर्फ ये इक्वल ट्रीटमेंट एंड डिफरेंशिया इसके ऊपर स्टिक नहीं रह सकते, ये प्रिंसिपल अब पुराने हो चुके, हमें और भी देखने पड़ेंगे। तो की होल्डिंग इक्वलिटी इज एंटीथीसिस टू आर्बिट्रेरीनेस, इस कोटेशन को आप ध्यान से रखो क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आ सकता है कि इक्वलिटी इज एंटीथीसिस एंटीथिक टू आर्बिट्रेरीनेस, इक्वलिटी आर्बिट्रेरीनेस हम स्वर्न एम। इक्वलिटी एंड आर्बिट्रेशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, जहां इक्वलिटी है वहां आर्बिट्रेरीनेस एब्सेंस होगी, यहां आर्बिट्रेरीनेस है वहां इक्वलिटी नहीं होगी। तो ये ईपी रप इसका रीजनेबल क्या है कि इक्वलिटी is not a static formal concept merely treat like alike. Opposite of equality is not just inequality. अगर मैं आपसे opposite वर्ड पूछूं कि इक्वलिटी का opposite वर्ड क्या आता तो आप एकदम से बोलोगे इनइक्वालिटी है जी, बट आर्बिट्रेरीनेस भी इसमें आती है। जब कोई स्टेट अथॉरिटी आर्बिट्रेरी एक्ट करती है विदाउट किसी रैशनल प्रिंसिपल के विम के बेस पे, इट अप्लाइज नो कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एट ऑल by logical necessity similarly situated people could be then be treated differently for no reason. Arbitrariness is thus inherently from inequality. इनइक्वलिटी से ही आर्बिट्रेरीनेस निकलती है इवन बिफोर आइडेंटिफाइंग बिटवीन टू स्पेसिफिक कंपैरिटर। आपके पास कंपैरिटर नहीं है, आप एक इंडिविजुअल के ऊपर आप आर्बिट्रेरीनेस कुछ एक्ट लागू कर रहे हो, तो आर्बिट्रेरीनेस इक्वलिटी के खिलाफ। The reframe equality as a check of rationality power itself. Instead of applying asking this classification justifies quote as was the exercise of power rational and principled at all? अब ये कंसेप्ट आता है, ये मैंने आपको स्टार बना के इसलिए बताया कि आप इसको एमसीक्यू लिए तैयार कर सकते हैं। इक्वलिटी इज एंटीथीसिस टू आर्बिट्रेरीनेस। एंटीथीसिस क्या होता है? एंटीथीसिस मतलब वो आर्बिट्रेरी को खत्म करती है, जहां पे इक्वलिटी होगी वहां पे आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, जहां पे आर्बिट्रेरीनेस होगी वहां पे इक्वलिटी की एब्सेंस होगी। दैट आर्बिट्रेरीनेस स्टेट एक्ट में हो सकती है विदाउट कंपैरेटर क्लास। Why this matter doctrinally? It shifted inquiry from classification logical to rationality of the state action. इसको हम इस जो प्रिंसिपल है आर्बिट्रेरीनेस का इक्वलिटी में, इसको मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी इसको प्रिंसिपल को हेल्ड किया गया था रीजनेबलनेस के एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस फॉर वेड आर्टिकल लाइक ए ब्रूडिंग ओमनी प्रेजेंस। मतलब ये लाइक ए ब्रूडिंग ओमनी प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस रहता है। आप आर्टिकल प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21 मस्ट इटसेल्फ राइट एंड जस्टिस फेयर नॉट आर्बिट्ररी फैंसीफुल ऑब्सेसिव। तो ये केस एस्टेब्लिश करता है इंटरकनेक्शन गोल्डन ट्रायंगल बिटवीन आर्टिकल 14, 19, 21। इस प्रिंसिपल को फर्दर अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजी के केस में इसको हेल्ड किया कि वेन एवर देर इज आर्बिट्रेरीनेस इन द स्टेट एक्ट, जब भी कभी स्टेट एक्ट में आर्बिट्रेरीनेस होगी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और चाहे वो अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 है जो बात करता है कि स्टेट किसको माना गया है, उस अथॉरिटी में एक्ट में कुछ होगा उसमें अगर कोई आर्बिट्रेरीनेस है तो दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। Article 14 immediately spring into action and strike it down.
अब इसको कंसेप्ट को, आर्बिट्रेरीनेस को हम समझते हैं स्टेट एक्शन, कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर के जो अलग अलग आते हैं। रमाना के केस में, रमाना दरियाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल रिपोर्ट अथॉरिटी का केस था, इवन इन अवार्डिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो रहे हैं, चाहे उनका टेंडर निकल रहा है, स्टेट आर्बिट्रेरी एक्ट नहीं कर सकती। उसको रैशनलाइजेशन का, रेलेवेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्टैंडर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा, सिंस एवरी स्टेट एक्शन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय द रीजंस एंड फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेशन। कुमारी शीतलका वर्सेस विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी कहता है कि आर्टिकल 14 है, स्टेट के कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में भी आता है, होल्डिंग एट इवन एग्जीक्यूटिव एक्शन कॉन्ट्रेक्चुअल फाइल must be satisfy non-arbitration standard and cannot be whimsical and capricious, कि स्टेट के किसी भी एक्शन में ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्टिमेट एक्सपेक्टेशन एंड वेंसबरी अनरीजनेबलनेस। ये दो टूल हैं दैट कोर्ट कैन यूज टू इन्फोर्स आर्टिकल 14 नॉन ऑफ आर्बिट्रेशन गारंटी अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। लेस्टिमेट एक्सपेक्टेशन क्या होती है? प्रोसीजरल इक्वलिटी होती है। अगर मैं कुछ ले रहा हूं या मेरे को कुछ मिल रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, चाहे गवर्नमेंट ने मेरे लिए अलग से कुछ प्रोविजन नहीं बना रखी है, बट अगर मैं, इफ आई एम ड्राइविंग सम बेनिफिट, मैं कुछ बेनिफिट ले रहा हूं, मैं आगे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मेरे को मिल रहे हैं, या मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और मेरी कंपनी अच्छी है तो मेरे को लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को मिल रहा है, तो मेरी पास लेस्टिमेट एक्सपेक्टेशन, मतलब मेरी ये उम्मीद है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को मिलेगा। अगर सडनली वो स्टॉप हो जाता है तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि सडनली क्यों स्टॉप हुआ है, क्या इसका रीजन रहा है, क्या आर्बिट्रेरीनेस रही है। जहां पे पब्लिक अथॉरिटी हैज फॉलोड ए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और मेड प्रॉमिस, पब्लिक अथॉरिटी ने भी प्रॉमिस किया कि हम ये करेंगे, इंडिविजुअल डेवलप एस्टिमेट एक्सपेक्शन की ये चलेगा, सडनली आप उसको बंद कर देते हो बिना किसी हेयरिंग के, तो ये प्रोसीजरल फेयरनेस की है। तो इक्वलिटी है वो सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ में नहीं होनी चाहिए, प्रोसीजर में भी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लीजिए कि यूनिवर्सिटी है, वो सारे एलिजिबल स्टूडेंट को उनकी स्कॉलरशिप रिन्यू करने के लिए इसको फर्दर स्कॉलर फिर 3 कंसेक्यूटिव ईयर आफ्टर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी ऑफ सबमिट ऑफ डॉक्यूमेंट, 3 साल तक सबकी जो है वो स्कॉलरशिप रिन्यू है। 4th ईयर में जाके सडनली यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने से मना कर दिया बिना किसी नोटिस दिए हुए। अब मेरे को अगर 3 साल से स्कॉलरशिप मिल रही है, सडनली 4th ईयर में जाके यूनिवर्सिटी मेरे को बोल दे कि नहीं आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कोई रीजन नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, तो मेरी तो 4th ईयर में जाके भी लेस्टिमेट एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मेरे को इस साल भी स्कॉलरशिप मिलेगी। हियरिंग कोई नहीं करी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वाइल कंटिन्यूइंग सेम प्रैक्टिस फॉर सिमिलरली सिचुएटेड। बाकी लोगों के लिए है, आपने स्कॉलरशिप सबके लिए बंद कर दी, 10 लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, सबको मिल रही है, 3 साल तक सबको मिली, उसमें से 4 लोगों की आपने स्टॉप कर दी विदाउट एनी रीजन, बाकी 6 लोगों को मिल रही है, या तो आप 10 की 10 बंद करो, समझ आता है, आपने 6 की कर दी। तो दिस इज लेस्टिमेट एक्सपेक्शन की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट 6 स्टूडेंट कि हमें भी मिलेगा। द स्टूडेंट में क्लेम दैट द अथॉरिटी फ्रस्ट्रेटेड द लेस्टिमेट एक्सपेक्टेशन, एक्टेड अनफेयरली, तो ये आर्टिकल 14 के वायलेशन है। उसके बाद वेडनसबरी अनरीजनेबलनेस, ये कुछ सब्सटेंटिव इक्वलिटी है कि एक डिसीजन हुआ था इंग्लैंड का, वेडनसबरी अनरीजनेबल, वहां पे एक प्रिंसिपल डेवलप हुआ कि इट इज सो इरेशनल दैट रो रीजनेबल अथॉरिटी वुड एवर इट मेक, कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि इस तरह की अथॉरिटी इस तरह का कोई काम करेगी। आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है सच आर्बिट्रेरीनेस स्टेट डिसीजन। ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस वर्सेस वेडनसबरी कॉर्पोरेशन के केस में, इंग्लिश कोर्ट का अपील केस है। एग्जांपल के लिए ये जनरल एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, उसने सारी शॉप को 10 बजे रात तक खोल के अपना धंधा करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ओके किया, बट एक पर्टिकुलर शॉप है, उसको बोला गया कि आप दोपहर 2 बजे तक ही काम कर सकते, बिकॉज म्यूनिसिपल का कोई ऑफिसर है उस दुकान को, शॉप को लाइक ही नहीं करता, किसी पब्लिक, विदाउट एनी पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और अदर रेलिवेंट प्रोविजन के। एक शॉप को, 10 शॉप हैं मार्केट में,
10 में से किसी एक शॉप को बोल दिया कि आप सिर्फ 2 बजे तक खोलोगे, बाकी सारे 10 बजे तक अपना धंधा कर रहे हैं। तो ये वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस है कि मेरे साथ अनरीजनेबलनेस क्यों हुई। तो इस तरह का डिसीजन डिफरेंटली ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज इरेशनल एंड आर्बिट्रेरी, इट मे देयरफॉर बी चैलेंज बाय आर्टिकल 14 ऑन द ग्राउंड ऑफ वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस। इसमें केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 1993 का केस है। गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एलोकेशन पॉलिसी बनाई, बिना नोटिस के उसको चेंज कर दिया। कंपनी के पास एस्टिमेट एक्सपेक्टेशन थी कि उसको पास्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, अब भी मिलेगा, बट सडनली बिना एक्सप्लेनेशन के वो कर दिया, बिना लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के उसको खत्म कर दिया। अब आर्टिकल 14 की वायलेशन है। आल्सो हैड एस्टिमेट एक्सपेक्टेशन गिवन ए क्लेमेंट सफिशिएंट लोकल स्टैंडर्ड फॉर जुडिशियल। इस तरह से टाटा सेलुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। गवर्नमेंट रिजेक्टेड ए टेलीकॉम बिड विदाउट क्लियर रीजनिंग। इसमें भी वेबसनरी टेस्ट अप्लाई किया और ये देखा गया कि जो रिजेक्शन है उसमें कोई लॉजिकल नहीं था, फेयरनेस नहीं थी, और उसको स्ट्रक डाउन किया गया। फेडरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में भी हुआ कि कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो पर्सन है विद एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप विद पब्लिक अथॉरिटी में डेवलप ए लेस्टिमेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टेब्लिश प्रैक्टिस इवन एब्सेंट ऑफ फॉर्मल। चाहे गवर्नमेंट ने आपके साथ फॉर्मल कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि, बट फिर भी अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट से, लगातार मिल रहा है, और सडनली वो स्टॉप हो जाए बिना किसी रीजन के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो ये वायलेशन है। मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस अप्लाई टू ए लेजिस्लेशन, ए लॉन्ग डिबेटेड क्वेश्चन है कि क्या आर्बिट्रेरीनेस डॉक्ट्रिन है जो क्लासिफिकेशन टेस्ट के उल्ट है, स्ट्राइक डाउन लेजिस्लेटिव इटसेल्फ नॉट मियरली एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। क्या ये आर्बिट्रेरीनेस का डॉक्ट्रिन है, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट को ही देखा जाएगा या फिर लेजिस्लेशन को भी देखा जाएगा, लॉ को भी देखा जाएगा? इसका आंसर सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सबको पता है, उसमें इसका आंसर किया गया था, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक के बिद्दत का, उसको मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी, holding the manifest arbitrariness, something done capriciously, irrationality without adequate determining principle, which is excessive or disappropriate, or is itself independent ground for invalidating the legislation। सायरा बानू के केस में इसको एप्लीकेबल किया गया। सायरा बानू expressly overruled the more restrictive earlier state of Andhra Pradesh versus McDowell, which had said the arbitrariness cannot invalidate plenary legislation। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस मैकडॉवल केस में ये कहा गया था कि आर्बिट्रेरीनेस के प्रिंसिपल के ऊपर आप लेजिस्लेशन को खत्म नहीं कर सकते, बट सायरा बानू के केस में ये बोला गया कि ठीक है आप उसको कर सकते हैं, डिक्लेयरिंग मैकडोनल्ड केसेस पर इनक्यूरियम। पर इनक्यूरियम वो होता है जो बिना किसी बेस के या लीगल के उसको किया जाए, तो उसको पर इनक्यूरियम केस करके उसको जो था वो खत्म कर दिया गया था। तो इस वजह से आर्बिट्रेरीनेस के प्रिंसिपल के बेस के ऊपर हम उसको कर सकते हैं, लेजिस्लेशन को भी कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली नवतेज सिंह जौहर के केस के में भी सेक्शन 377 को आईपीसी को आर्बिट्रेरीनेस को खत्म कर दिया था। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है सेक्शन 497 आईपीसी को अडल्ट्री को खत्म कर दिया गया था। तो अब रीजनेबलनेस क्लासिफिकेशन का टेस्ट और आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट है, ये वेल प्रूव्ड है कि आप इसके बेस पे डिसीजन कर सकती है। सब्सटेंटिव इक्वलिटी एंड जेंडर न्यूट्रलिटी लैंग्वेज, नेशनल अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2014 में कोर्ट हैड टू डिसाइड वेदर पर्सन आउटसाइड द मेल और फीमेल बाइनरी कुड बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज ए थर्ड जेंडर। कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 14 है जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है, और आर्टिकल 19 वन सब क्लॉज ए जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, ये जेंडर न्यूट्रल टर्म्स हैं। ऑल पर्सन, तो ऑल पर्सन में
ट्रांसजेंडर पर्सन भी इसमें आते हैं। तो दिस वाज लैंडमार्क जजमेंट रिकॉग्नाइज थर्ड जेंडर पर्सन एंड जेंडर आइडेंटिटी, डायरेक्टिंग स्टेट गवर्नमेंट टू बिल्ड मैकेनिज्म रिलेटिंग टू देयर राइट्स। और ये आर्टिकल स्टेट करता है कि बीइंग यूज्ड एज सब्सटेंटिव इक्वलिटी अगेंस्ट सोशल स्टीरियोटाइपिंग एंड नॉट मेयरली फॉर्मल क्लासिफिकेशन। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, लिमिटेशन भी है आर्टिकल 14 में। जैसे आर्टिकल 361 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उनको कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं। गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइजिंग पावर। आप ये आर्टिकल 14 की ये एक्सेप्शंस हैं। और लिमिटेशन है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं करी जा सकती प्रेसिडेंट और गवर्नर जब तक वो अपने ओहदे पे बने हुए हैं। सिविल प्रोसीडिंग के लिए भी आपको कम से कम 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। इम्यूनिटी डू नॉट बार इम्पीचमेंट सूट प्रोसीडिंग, ये इम्यूनिटी बार और इम्पीचमेंट हो सकती है। आर्टिकल 361 ए है, वो कहता है कि नो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर पब्लिशिंग और सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 105, आर्टिकल 19, नो एमपी एमएलए लाइबल फॉर एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग इट सेड। ये सारी जो आर्टिकल 14 की एक्सेप्शन है। डिप्लोमेटिक एंड सॉवरेन इम्यूनिटी, फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर एंड डिप्लोमेटिक एंजॉय इम्यूनिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, वियना की जो संधि हुई थी। आर्टिकल 31 ए, 31 बी, 31 सी एग्रेरियन लॉ रिफॉर्म्स थे। नाइन्थ शेड्यूल है जो कि इम्यून करता है, बीइंग प्रोटेक्टेड एज ए फंडामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल प्रोविजन है। तो ये सारी एक्सेप्शंस इसमें दी गई है। जो डॉक्ट्रिन की जो लिस्ट है ये मैंने आपको इसमें समरी ऑफ जजमेंट में ये सारी दे दी है। आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, पीडीएफ को ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएगी। जिसमें कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अलवराली में क्या हुआ था, 1952 का केस है, क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल है। इसको अभी ओवररूल नहीं है डॉक्ट्रिन को, सब्सिक्वेंटली ये डेवलप भी हुआ। रामाकृष्ण डालमिया के केस में इंटेलिजेंट डिफरेंशिएट और रैशनल नेक्सस है, वो उसको और ज़्यादा फंडामेंटल हुआ स्टिल, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे केस हैं, अलग अलग केस हैं, इनकी एक समरी बना के आपको दी गई है जो आपको क्विक रेफरेंस के लिए चाहिए होगी। आपको इसमें से केस आ सकते हैं। तो ओवरऑल आज के हमारे जो लेक्चर का वो कंक्लूजन है कि टू डायमेंशन है इक्वलिटी के, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और रूल ऑफ लॉ पे बेस है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, पॉजिटिव कंसेप्ट है जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलरिटी सिचुएटेड पर्सन है। आर्टिकल प्रोटेक्ट एवरीवन, आर्टिकल 14 हर पर्सन को प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ सिटीजन की बात नहीं करता है ये। दो टेस्ट दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन टेस्ट है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, रीजनल एक्सरसाइज है जो कि राम कृष्ण डालमिया केस में दिया था। उसके बाद आर्बिट्री टेस्ट है कि जो स्टेट एक्ट के ऊपर ही नहीं, रैशनल इरेशनल डिसीजन के ऊपर भी है। और फर्दर इसके सारा बानू के केस में ये भी कहा गया कि ये लेजिस्लेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ना कि सिर्फ स्टेट एक्ट के ऊपर है। मैनिफेस्ट आर्बिट्रेशन कैन बी यूज टू चैलेंज द लेजिस्लेशन नॉट मियरली एडिटरेटिव एक्शन। तो इसमें सायरा बानू का केस था। तो ये ओवरऑल हमारा आज का जो लेक्चर था आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के ऊपर। उम्मीद है सबको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, थैंक यू।